हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का कृष्णा स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान का भाग 1, 2 और 3, 4 को देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग भाग 5 और भाग 6 को देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग पे चला जाए। तो चलिए हम लोग भाग 5 और भाग 6 के बारे में देखते हैं। तो भाग 5 में है संघ। संघ में कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद आर्टिकल 52 से लेकर के 73 तक। तो आर्टिकल 52 में क्या है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 52 में है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में है भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में है, वो है 53। नेक्स्ट आर्टिकल 54, इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है, वो है 54। नेक्स्ट आर्टिकल 55, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। नेक्स्ट है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि किस आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 56। आर्टिकल 57, इसमें है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, वो है आर्टिकल 57 में। फिर है आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 60 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 60 और 61 वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट है 62। आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 63, भारत का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 से उपराष्ट्रपति शुरू हो जाता है, तो आर्टिकल 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 64 क्या कहती है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति होना। नेक्स्ट है आर्टिकल 65, इसमें है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। फिर आर्टिकल 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आर्टिकल 63 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 में है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में है, वो है 69। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। नेक्स्ट है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 72, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 73 से संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद 74 और 75 में है। आर्टिकल 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आर्टिकल 74 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अब हम देखेंगे भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में है भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये आर्टिकल 76 में है। सरकारी कार्य का संचालन।
सरकारी कार्य का संचालन आर्टिकल 77 और 78 में है। आर्टिकल 77 कहती है भारत सरकार के कार्य का संचालन, और आर्टिकल 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संसद साधारण। संसद साधारण आर्टिकल 79 से लेकर के 88 के बीच में है। तो आर्टिकल 79 में है संसद का गठन। संसद का गठन होता है आर्टिकल 79 में। फिर है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में है राज्यसभा की संरचना, ये आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना किस में है, वो है आर्टिकल 81। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, सरला। स से संसद यानी कि 79, र से राज्यसभा यानी कि 80, और ला से लोकसभा यानी कि 81। तो सरला ट्रिक है इसको याद करने का, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। आर्टिकल 83 में है संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदन कितनी अवधि तक रहेंगे, ये आर्टिकल 83 में है। आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। आर्टिकल 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 86 में है सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, और आर्टिकल 88 में है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। फिर हम लोग देखेंगे संसद के अधिकारी, ये आर्टिकल 89 से लेकर के 98 तक है। आर्टिकल 89 कहती है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा, ये आर्टिकल 89 में है। आर्टिकल 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये आर्टिकल 90 में है। आर्टिकल 91 में है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 92 में है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये आर्टिकल 93 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये आर्टिकल 94 में है। आर्टिकल 95 में है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 96 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, ये आर्टिकल 96 में है। आर्टिकल 97 में है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 98 में है संसद का सचिवालय। फिर हम लोग देखेंगे कार्य संचालन। कार्य संचालन आर्टिकल 99 और 100 में है। आर्टिकल 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, और आर्टिकल 100 में है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सदस्यों की निहरताएँ। आर्टिकल 101 से लेकर के 104 तक है। 101 में है स्थानों का रिक्त होना। 102 आर्टिकल में है सदस्यता के लिए निहरताएँ, और आर्टिकल 103 में है सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। 104 आर्टिकल में है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। फिर हम लोग देखेंगे संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, ये आर्टिकल 105 में और 106 में है। तो 105 में है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार आदि। 106 में है सदस्यों के वेतन और भत्ते। फिर हम लोग देखेंगे विधायी प्रक्रिया, ये आर्टिकल 107 से 111 तक है। 107 में है विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने वाले के संबंध में उपबंध। 108 आर्टिकल में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये 108 में है। 109 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया,
और 110 आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक किसमें है? 110 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 111 आर्टिकल, इसमें है विधेयकों की अनुमति। अब हम लोग देखेंगे वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, आर्टिकल 112 से लेकर के 117 तक। आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 113 में है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 114 में है विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 में है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आर्टिकल 116 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। आर्टिकल 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अब हम लोग देखेंगे साधारणतया प्रक्रिया, ये 118 से लेके 122 तक है। 118 में है प्रक्रिया के नियम। 119 में है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये आर्टिकल 120 में है। आर्टिकल 121 में है संसद में चर्चा पर निर्बंधन। आर्टिकल 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। 123 में है, आर्टिकल 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे संघ की कार्यपालिका। आर्टिकल 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ये आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 124 की क में है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। आर्टिकल 124 की ख में है आयोग के कृत्य। आर्टिकल 124 की ग में है विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 125 में है न्यायाधीशों के वेतन आदि। आर्टिकल 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 127 में है तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 में है उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान है। आर्टिकल 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। आर्टिकल 131 के क में है निरसित, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 132 में है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। आर्टिकल 133 में है उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। नेक्स्ट है आर्टिकल 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। आर्टिकल 134 के क में है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। नेक्स्ट आर्टिकल 135 में है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। आर्टिकल 136 में है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। आर्टिकल 137 में है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। आर्टिकल 138 में है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। आर्टिकल 139 में है कुछ रिट निकालने की शक्तियाँ का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। आर्टिकल 139 के क में है कुछ मामलों का अंतरण। आर्टिकल 140 में है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। आर्टिकल 141 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। आर्टिकल 142 में है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। आर्टिकल 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 144 में है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। आर्टिकल 144 के क में है निरसित, यानी कि समाप्त कर दिया गया है।
आर्टिकल 145 में है न्यायालय के नियम आदि। आर्टिकल 146 में है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। आर्टिकल 147 में है निर्वाचन। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल अध्याय 5 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक है। आर्टिकल 148 में है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 149 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। ये आर्टिकल 149 में है। आर्टिकल 150 में है संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। आर्टिकल 151 में है संपरीक्षा प्रतिवेदन। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।